नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। नमस्कार। आज 24 जनवरी 2026 है और आज का दिन बेहद खास है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। देश की हर बेटी को, हर उस लड़की को जो अपने सपनों को पंख दे रही है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। और आज जब हम राजस्थान से जुड़ी कुछ खास खबरों पर बात करेंगे तो ये थीम बार बार सामने आएगी। आज की हमारी पड़ताल कई स्रोतों पर आधारित है जो राजस्थान में हो रही हलचल की एक, आप कह सकते हैं, बड़ी तस्वीर पेश करती है। और आज की चर्चा को देखने का एक नजरिया बड़ा दिलचस्प है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह की तरक्की के पीछे असली ताकत क्या होती है। क्या ये मनस्वी अग्रवाल जैसे कुछ लोगों का असाधारण जुनून होता है जो दुनिया जीत लेते हैं, या फिर सरकार के वो बड़े नीतिगत फैसले होते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। आज हम इन्हीं दो ध्रुवों के बीच राजस्थान की कहानी को टटोलेंगे। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है, क्योंकि अक्सर हम या तो सिर्फ हीरो की कहानी सुनते हैं या फिर सिर्फ सरकारी योजनाओं की घोषणा, जबकि असलियत इन दोनों के मिलने से ही बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही बड़ी नीतिगत पहल से जो पूरे सिस्टम को मजबूत करती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं सीमा सुरक्षा से। राजस्थान में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और भारत पाकिस्तान सीमा पर घना कोहरा एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक खास अभियान छेड़ा है। जी, इसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा, जो 22 से 27 जनवरी तक चलेगा। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो है इसका समय और इसकी रणनीति। सर्दियों में जब कोहरे की वजह से कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो जाता है, तब घुसपैठ और तस्करी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये ऑपरेशन उसी खतरे को पहले से भांपकर उसे नाकाम करने की एक प्रोएक्टिव रणनीति है। मतलब ये सिर्फ एक रूटीन गश्त नहीं है, बल्कि एक खास मकसद से की गई तैनाती है। एकदम। ये 10 से 70 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ की तैयारियों का एक सालाना अभ्यास है। ये दिखाता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां मौसम की चुनौतियों को सिर्फ एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक सामरिक पहलू की तरह देखती हैं और उसके लिए पहले से तैयारी करती हैं। और ये तैयारी सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है। अच्छा, गर्मियों में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, जब अगस्त में भीषण गर्मी और उमस होती है, तब भी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। उस समय बीएसएफ ऑपरेशन अलर्ट चलाती है। तो ये सर्द हवा और अलर्ट असल में बीएसएफ की उस 24 घंटे हर मौसम में तैयार रहने वाली रणनीति का हिस्सा है। ये एक संस्थागत, एक सिस्टमिक तैयारी है। तो एक तरफ जहां बीएसएफ जैसी संस्था पूरे सिस्टम की तरह सरहदों की हिफाजत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अकेली लड़की ने अपने दम पर दुनिया की एक सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया है। ये कहानी हमें सीधे उदयपुर ले जाती है। और ये कहानी है मनस्वी अग्रवाल की। ये व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। मनस्वी ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। ये लगभग 7000 मीटर ऊंची है और एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर चढ़ना पर्वतारोहण की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और शायद ये कारनामा करने वाली वो राजस्थान की पहली महिला नहीं है। सही कहा आपने। गीता सामोता के बाद मनस्वी ये उपलब्धि हासिल करने वाली राजस्थान की दूसरी महिला हैं। लेकिन यहाँ जो बात उनके जज्बे को दिखाती है वो ये है कि ये उनकी पहली बड़ी जीत नहीं है। इससे पहले वो अंटार्कटिका की सबसे बर्फीली और मुश्किल चोटियों में से एक विंसन मैसिफ पर भी भारत का झंडा फहरा चुकी हैं। वाह, मतलब ये किसी एक चोटी को फतह करने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सपना है। बिल्कुल। इन जीतों से उनके बड़े लक्ष्य का पता चलता है। 7 समिट्स चैलेंज, यानी दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना, एक ऐसा सपना है जिसके लिए सालों की ट्रेनिंग, बेहिसाब पैसा और आप समझिए लोहे जैसा जिगर चाहिए। ये दिखाता है कि जब एक व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। मनस्वी का जुनून तो व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ कलाएं ऐसी हैं जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय, पूरे इलाके की पहचान होती है। और ऐसी ही एक कला इस बार 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक बिखेरने वाली है। आप राजस्थान की झांकी की बात कर रही हैं। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला को समर्पित है। ये सिर्फ ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी नहीं है, ये एक जीती जागी विरासत है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। और इससे तो जीआई टैग भी मिला हुआ है।
हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये कारीगरों की मदद कैसे करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ एक लेबल नहीं है। ये उस कला या उत्पाद की पहचान और शुद्धता की एक तरह से सरकारी गारंटी है। इसका असली मतलब ये है कि अब बीकानेर के बाहर कोई और कलाकार उस्ता कला के नाम पर नकली या घटिया काम नहीं बेच सकता। अच्छा। इससे दो बड़े फायदे होते हैं। एक, ग्राहकों को असली चीज मिलती है, और दूसरा, सबसे जरूरी, बीकानेर के उन कारीगरों की आमदनी सुरक्षित होती है जिन्होंने पीढ़ियों से इस कला को जिंदा रखा है। ये उनकी कला का सम्मान भी है और आर्थिक सुरक्षा भी। तो ये एक तरह का नीतिगत कवच है जो व्यक्तिगत हुनर को बचाता है, और झांकी में सिर्फ कला ही नहीं, संगीत भी होगा। हाँ, झांकी को और जीवन बनाने के लिए उसके अगले हिस्से में एक कलाकार को राजस्थान का प्राचीन तारवाद्य रावण हत्ता बजाते हुए दिखाया जाएगा। ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये दिखाता है कि राजस्थान की संस्कृति सिर्फ महलों और कलाकृतियों में नहीं, बल्कि उसके लोक संगीत और धुनों में भी बसती है। ये कला और संगीत का एक खूबसूरत संगम है जिसे राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जा रहा है। कला की तरह ही खेल में भी व्यक्तिगत चमक और एक सपोर्टिव सिस्टम दोनों की जरूरत होती है, और पैरा खिलाड़ियों के मामले में तो ये जज्बा और भी 100 गुना ज्यादा होता है। निश्चित रूप से। और इसी जज्बे का एक और उदाहरण हमें उत्तराखंड के रुड़की में देखने को मिला, जहां 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई। इसमें जयपुर की सुनीता धोबी ने 79 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया है। ये सच में काबिले तारीफ है। हाँ, क्योंकि पैराथलीटों की सफलता सिर्फ एक मेडल नहीं होती, ये हर उस शारीरिक और सामाजिक बाधा के खिलाफ जीत होती है जिसका सामना उन्हें हर रोज करना पड़ता है। सुनीता की यह जीत कई और पैरा खिलाड़ियों को हिम्मत देगी कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो हमारी व्यक्ति बनाम सिस्टम वाली बहस को और भी दिलचस्प बनाती है। राजस्थान दूध उत्पादन में देश में नंबर 1 बन गया है। ये खबर सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हम राजस्थान को रेगिस्तान के लिए जानते हैं, हरे भरे चरागाहों के लिए नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसका 60% से ज्यादा हिस्सा मरुस्थल है, हाँ, जहां पानी की कमी एक स्थायी समस्या है, वो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है। तो ये जादू हुआ कैसे? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई चीजों का मिश्रण है। इसमें सरकार की नीतियां, जैसे बेहतर नस्ल सुधार कार्यक्रम और पशुपालकों को दिया जाने वाला समर्थन एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन उससे भी बड़ा योगदान उन लाखों पशुपालकों का है जिनके लिए पशुपालन सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। उनके पारंपरिक ज्ञान और उनकी मेहनत ने सरकारी योजनाओं को जमीन पर सफल बनाया है। तो ये उपलब्धि व्यक्तिगत मेहनत और सही सरकारी नीतियों के संगम का सबसे अच्छा उदाहरण है। और शायद इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए जोधपुर में एक बड़ा आयोजन भी हो रहा है। जी, जोधपुर के बलीभेरू में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक एक राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है। ये मेले सिर्फ पशुओं की खरीद बिक्री का केंद्र नहीं होते। ये वो जगह हैं जहां ज्ञान का, नई तकनीकों का और पारंपरिक समझ का आदान प्रदान होता है। ये उस पूरे इकोसिस्टम को और मजबूत करता है जिसने राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। और अब बात उस खबर की जो शायद नीतिगत पहल का सबसे बड़ा और सबसे भव्य उदाहरण है। राजस्थान अब ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी छलांग लगाने की तैयारी में है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। ये वाकई एक ऐतिहासिक समझौता है। राजस्थान सरकार और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर एक बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है। कितना बड़ा है ये समझौता? आंकड़ों में बात करें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसके तहत पश्चिमी राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। 60 गीगावाट को समझने के लिए अंदाजा लगाइए कि ये कई छोटे छोटे देशों की कुल बिजली की जरूरत से भी ज्यादा है, और इसमें होने वाला निवेश लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का है। 3 लाख करोड़, ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सुनने में तो बहुत शानदार है, पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर अक्सर जमीन अधिग्रहण या पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी सामने आती हैं। क्या इस समझौते में इन पहलुओं पर भी कोई बात हुई है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। देखिए, इतने बड़े किसी भी प्रोजेक्ट में ये चुनौतियां हमेशा होती हैं। पश्चिमी राजस्थान का बड़ा इलाका रेगिस्तानी और कम आबादी वाला है, जो जमीन अधिग्रहण को थोड़ा आसान बनाता है। लेकिन फिर भी
ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में आमतौर पर पर्यावरण प्रभाव के आकलन और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाया जाता है। सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि इन योजनाओं को जमीन पर कितनी संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाता है। अगर ये सही से हुआ तो ये राजस्थान को सिर्फ ऊर्जा में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा, बल्कि देश का पावर हाउस बना देगा। ये तो बड़े आर्थिक और ऊर्जा के मोर्चे पर हो रही बड़ी बातें हो गईं। लेकिन आम इंसान की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले छोटे छोटे कदम भी उतने ही जरूरी होते हैं। इस दिशा में भी कुछ हो रहा है? बिल्कुल, और कई बार असली बदलाव इन्हीं कदमों से आता है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र को लीजिए। हादसों के बाद गोल्डन आवर में सही इलाज न मिलने से कई जानें चली जाती हैं। इसी को सुधारने के लिए अब एम्स और WHO की मदद से राजस्थान में चैंपियंस ऑफ चेंज नाम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद ट्रॉमा केयर सिस्टम को इतना मजबूत करना है कि हर जरूरतमंद को समय पर सही इलाज मिल सके। ये तो सीधे सीधे जिंदगियां बचाने वाली पहलें हैं ना? और पर्यावरण और ई-गवर्नेंस के मोर्चे पर क्या खबर है? पर्यावरण के लिहाज से अलवर की कटी घाटी में NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सबसे बड़ा जैविक पार्क बनाने की योजना है। ये न सिर्फ उस इलाके की बायोडायवर्सिटी को बचाएगा, बल्कि दिल्ली NCR जैसे कंक्रीट के जंगल के लिए एक ग्रीन लंग की तरह काम करेगा। अच्छा। और ई-गवर्नेंस की बात करें तो लोगों की शिकायतों के लिए बना राजस्थान संपर्क पोर्टल अब WhatsApp पर भी उपलब्ध होगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। मतलब अब कोई भी अपनी शिकायत सीधे अपने फोन से भेज सकता है। ठीक समझे, ये शासन को आम आदमी के और करीब ले जाने वाला कदम है। और अंत में उदयपुर में 6 फरवरी से वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का 10वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है। ये आयोजन राजस्थान को एक ग्लोबल कल्चरल डेस्टिनेशन के तौर पर और मजबूत करता है। तो आज हमने राजस्थान की एक बहुत ही व्यापक तस्वीर देखी। सीमा पर तैनात BSF के जवान से लेकर पहाड़ चढ़ती मनस्वी तक, बीकानेर के उस्ता कलाकार से लेकर दूध बेचते पशुपालक तक, और 3 लाख करोड़ के ऊर्जा समझौते से लेकर WhatsApp पर शिकायत दर्ज कराने वाले आम नागरिक तक। और ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है, तरक्की का इंजन कौन है, व्यक्ति या सिस्टम? आज की चर्चा से ये साफ है कि ये सवाल ही शायद अधूरा है। सवाल व्यक्ति बनाम सिस्टम का नहीं, बल्कि व्यक्ति और सिस्टम का है। मनस्वी अग्रवाल को भी पर्वतारोहण के लिए एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम, स्पॉन्सरशिप और सरकारी सहयोग की जरूरत होती है। और 3 लाख करोड़ का निवेश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जमीन पर हजारों लोग ईमानदारी और मेहनत से उसे लागू ना करें। मतलब असली सफलता इन दोनों के तालमेल में ही छिपी है। बिल्कुल। शायद असली तरक्की तब होती है जब व्यक्तिगत जुनून को एक मजबूत और सहायक सिस्टम का साथ मिलता है। जब एक कलाकार को अपनी कला को बचाने के लिए GI टैग जैसा नीतिगत कवच मिलता है, और जब एक पशुपालक की मेहनत को सही सरकारी नीतियों का सहारा मिलता है। यही वो संतुलन है जो किसी भी समाज को आगे ले जाता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। पर वो विचार क्या है? वो विचार ये है कि हम एक नागरिक के तौर पर खुद को इस तस्वीर में कहाँ देखते हैं। क्या हम सिर्फ सरकार की नीतियों के लाभार्थी बनकर रहना चाहते हैं, या फिर हम भी अपने अपने स्तर पर उस सिस्टम को बेहतर बनाने, उसे जवाबदेह ठहराने और उसमें अपना व्यक्तिगत योगदान देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली बदलाव शायद तभी आएगा जब सिस्टम और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे।